राजशेखर जी, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। नमस्कार। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि आपने सैयारा देख ली कि नहीं अभी? ये बहुत मुश्किल सवाल है। मैं अभी तक नहीं देख पाया हूँ। जी। पर मैं क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे कहा था कि हमारे बिना नहीं देखोगे। ओके। और वो जो है अभी शहर से बाहर हैं। जी। तो प्लान ये है कि हम सब लोग साथ जाएंगे देखने के लिए। कुछ 20 लोग हैं हम लोग जो कि साथ में जाने का सोच रहे हैं। तो ये बताएं कि आपका गाना भी इस फिल्म में है और इस फिल्म के सारे गाने ही पसंद किए जा रहे हैं और आपका जी गाना भी उनमें से एक है। तो जी। अब ये बताइए कि कैसे इस गाने तक कैसे पहुंचे, इसकी पीछे की कहानी क्या है पूरी से? तो जो हमारा गाना है सैयारा में उसका नाम है तुम हो तो। जी। और सही कहा आपने कि सारे ही गाने पसंद किए जा रहे हैं बहुत। और सारे गाने चार्ट में हैं। और बहुत खुशी है मुझे इस बात की। और कैसे पहुंचे, मैं दरअसल एक दूसरे गाने पे काम कर रहा था, सैयारा फिल्म के ही। और उसमें जो कंपोजर थे वो कोई और थे। तो वो गाना भी मोहित सर को बहुत ही अच्छा लगा था। बट समहाउ कुछ तब्दीलियां हुई सिचुएशन में, और वो गाना जो है उन्होंने कहा कि ये अभी हम नहीं रखते हैं इसमें। वो भी उन्होंने कहा है कि हमारे पास रहेगा ये गाना, पर अभी इस फिल्म में क्योंकि हमने सिचुएशन कुछ चेंज किया है तो ये अभी नहीं रहेगा इधर। और संयोग ऐसा था कि मुझे विशाल ने बुलाया कि भैया एक गाना है करना, विशाल मिश्रा ने, जो कि कंपोजर है इस गाने के तुम हो तो, और सिंगर भी है। तो उन्होंने कहा कि एक गाना करना है मोहित सर के लिए। मैंने कहा अरे मैंने अभी उनके लिए एक गाना लिखा है ऑलरेडी। तो बोला हाँ ये इस सिचुएशन पे। तो मैं समझ में आ गया सिचुएशन अलग है दोनों का। तो मैंने वो लिखा। जब मोहित सर मुझे वहां मिले तो उन्होंने कहा अरे आप यहाँ भी, आप तो क्योंकि मैंने बताया नहीं था उनको कि मैं यहाँ जा रहा हूँ और उनके स्टूडियो पे जा रहा हूँ लिखने के लिए दूसरा गाना। और इस तरीके से ये और बहुत ही ये जो उनके गानों का अगर आप इतिहास देखें, मोहित सूरी की फिल्मों में जो गाने आते हैं वो हमेशा बहुत ही लोकप्रिय गाने होते हैं। हमेशा बहुत और ऐसा नहीं होता कि इंस्टेंट वो पॉपुलर हुए और बाद में वो डाई डाउन कर जाए। ऐसा वो गाने आपके प्लेलिस्ट का, आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं एक तरीके से। तो मतलब जो भी लोग म्यूजिक से जुड़े हुए हैं और खास करके हमारी उम्र के, तो सब चाहते हैं कि एक बार उनके साथ कोलैबोरेट करें, मजा आएगा, देखते हैं क्या होता है। और कितने ही सालों से, मतलब कॉलेज के दिनों से उनके गाने सुनते आ रहे थे, तो बहुत ही मजा आया। और ये अ, जो उनके गानों के प्रति जो दीवानगी है लोगों में, वो अकारण नहीं है। उसके पीछे बहुत मेहनत है, उनका इंटेंट है कि वो जिस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं, वो बहुत कमा। ऐसा नहीं लगता कि एक शब्द होता है इंटरफेरेंस, इंटरफेयर करना, वो नहीं करते वो। वो इन्वॉल्व होते, वो कोलैबोरेट करते, वो साथ में आते हैं। और वो आपका बेस्ट जो है वो आपसे लेते हैं, निकलवाने की कोशिश करते हैं और लगे रहते हैं साथ में। और हालांकि इस गाने पे मतलब बहुत मुझे रिराइट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो तुम हो तो है। और विशाल ने धुन बनाई इसकी पहले। नहीं, मैंने पहले कुछ लिखा था, उसके उसके ऊपर विशाल ने धुन बनाई। और फिर बाद में हमें लगा कि नहीं, जो धुन है वो कुछ और चाह रही है, तो हमने फिर उसको चेंज किया शब्द को। और फिर मोहित सर आए, यश आनंद जो इनके म्यूजिक सुपरवाइजर है वो आए, और विशाल
मोहित सर, मैं, हम सब लोग मिल के फिर ये हुआ कि ये करते हैं, और धीरे-धीरे एक-एक चीज़, एक अंतरा, फिर ये, फिर वो, इस तरीके से बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस। तो कितने दिन में बनकर तैयार कर दिया आपने ये गाना? कितने दिन लगे इसको गाने में? लगभग टोटल मुझे लगता है कि 7-8 दिन, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, पर जो प्रोसेस था मेकिंग का, वो 7-8 दिन का। शुरुआती पार्ट तो बहुत जल्दी बन गया था, उसके बाद मैंने कुछ लिखा, फिर आगे की धुन बनी, फिर इस तरीके से प्रोडक्शन हुआ सारा कुछ, तो सब मिला के लगभग 1 महीने का वक्त समझ लीजिए। अभी फ़िल्म इतना बड़ा सक्सेस बन गई है, 4 दिन के अंदर 100 करोड़ से ऊपर कलेक्शन कर चुकी है और गाने भी सबसे बड़ी बात है यूथ को सीधा टारगेट कर रहे हैं गाने और फ़िल्म। तो अब कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? किस तरह की कॉल आ रही है? क्या रिएक्शन रहा है लोगों का अभी तक आपका? इनबॉक्स और दिल दोनों भरा हुआ है जी, मोहब्बत से, और बहुत छोटे शहरों से। ओके, छोटे शहर में मैं ये नहीं कह रहा, मतलब जिसकी आबादी कम है। जी, हर शहर अपने आप में बहुत नायाब है। उन शहरों से जो यंग लोग हैं, वो लिख रहे हैं, फिल्म देख के आते हैं, और वो एक एक करके जब वो गाने डिस्कवर कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके ऊपर कोई खुमार है जी। फिल्म का, गाने का। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अ, बहुत ही मतलब आपके लिखे हुए शब्द लोगों की जिंदगी में शामिल हो जाए, इससे मतलब बड़ी बात क्या होती है। जी। जब आप कोई गाना लिखते हैं, कोई भी गाना, तो किस मनस्थिति में चले जाते हैं? किस तरह से उसको लिखते हैं? क्या रहता है? पूरा प्रोसेस क्या रहता है? मैं कोशिश करता हूँ कि जो किरदार मुझे दिया गया है, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि मैं उन किरदारों की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, उन 5 मिनट, 6 मिनट या आधे घंटे, जितने देर में हमारे गाने आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उस वक्त मैं एक बेहतर नुमाइंदे की तरह काम करूं, जो उनके दिल में बात है वो लोगों तक पहुंचाऊं, या जो अ, कई बार क्या होता है कि गीत बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा वक्त, बहुत अ, मतलब कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स इमोशंस को बयान कर सकते हैं। तो मुझे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है कि एक बहुत अहम काम है ये करना, और मेरी कोशिश रहती है कि मैं किरदारों के जितना करीब हो सकूं, उतना हो पाऊं, और बहुत उसके बाद ऑडियंस को जितनी सरलता से उनकी बात, मेरा काम उस ब्रिज का है जिसके एक तरफ ऑडियंस है और दूसरी तरफ किरदार है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे से उस ब्रिज को बनाऊं। अब थोड़ा-सा पीछे जाएँ 2024 के दिसंबर या नवंबर पे आएँ, तो आपका एक गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, मिसमैच वेब सीरीज़ का था शायद वो। वो गाना जी। बहुत पॉपुलर हुआ, उसपे बहुत ज़्यादा रील्स बहुत बने। उस बारे में बताइए कि क्या मतलब कैसे मतलब हर 3-4 महीने में आप कोई ना कोई क्रेज़ पैदा कर देते हैं ऑडियंसेस में? अ, दरअसल कुछ एक सालों से ऐसा हो रहा है कि सर्दियाँ जो हैं, जी, वो उसमें लोग हमारे ऊपर कुछ मेहरबान हो रहे हैं, उनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा मिल रही है। जी, मिसमैच सीजन 2 से ऐसे क्यों एक गाना था जो कि बहुत पसंद किया लोगों ने, जी, लोगों के द्वारा। उसके बाद फिर दिसंबर में फिर एनिमल आई। जी। तो एनिमल के गाने भी बहुत पहले भी मैं हो, वो तो पापा मेरी वो जान। तो अभी हम बात हाँ, अभी बात करते हैं, हाँ वो तो जी। आपको धमाके कर रहा है, वो तो बहुत तगड़ा धमाका कर रहा है आपको। इश्क है पिछले साल दिसंबर जी, में आया था, 4 दिसंबर को वो गाना आया था मिसमैच सीजन 3 से, जो कि एक नेटफ्लिक्स सीरीज है वहाँ से। और वो गाना धीरे 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 करके लोगों के प्लेलिस्ट होते हुए उनके दिल में कैसे उतर गया, पता ही नहीं चला, और वो गाना आज भी चार्ट में है। अ, अ, हम अक्सर बोलते हैं कि आज के गाने बहुत वो
क्षणभंगुर हैं, तुरंत आए, हिट हुए, चले गए। पर ये श्रोताओं का और दर्शकों का की मोहब्बत है कि हमारे गाने उनके प्लेलिस्ट में और उनके दिल में जगह बनाए रखते हैं। और एक एक किसी प्रशंसक मित्र ने ही बहुत अच्छी बात कही कि आपका ना सिर्फ ऐड होता है, तो आपके गाने आते हैं, वो ऐड हो जाते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, हम कभी उनको निकाल नहीं पाते। तो ये मोहब्बत है उनकी, इश्क है, बहुत बहुत प्यार मिला उसके लिए। एक सीरीज का गाना, ओटीटी सीरीज का गाना जिस तरीके से मतलब वो चार्ट में पहुंचा और इतने दिनों तक वो टॉप पे रहा चार्ट में, और अभी भी वो लगातार चार्ट में है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, और मैंने अपने मन का किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं कुछ शॉर्टकट ले लेता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ तो चमक जाऊंगा। ये जो लगा मुझे कि जितनी थोड़ी बहुत समझ है, उससे जो लगा मैंने वही किया। और मुझे जब आपकी बात रेजोनेट करती है ऑडियंस के साथ तो बहुत खुशी होती है। और वो भी एक वेब सीरीज के गाने को इतनी लोकप्रियता के चार्ट पर पहुंच जाना की सामान्य बात नहीं है, क्योंकि वेब सीरीज में अमूमन तो गाने होते नहीं है, होते भी है तो वो इतने पॉपुलर नहीं हो पाते। अब ये तो हुई 2024 की सर्दियों की बात। अब उससे आगे की सर्दियों पे चले तो एनिमल से तो आपने धूम ही मचा के रख दी थी। उस फिल्म के 2 गाने थे जिन्होंने दर्शकों के, अब आप जो कह रहे हैं ना प्लेलिस्ट में आज भी शामिल है वो, और पापा वाला गाना तो शायद कभी हट ही नहीं पाएगा किसी को उससे। तो आप ये बताइए कि एनिमल कैसे आप तक पहुंचे, इन 2 बेस्ट गानों को आपने कैसे लिखा? क्या थी इनके पीछे आपकी इंस्पिरेशन? एनिमल में मैं एक शाम की बात है, विशाल का मुझे कॉल आया कि भैया मैं आपको किसी से मिलाना चाहता हूँ, बहुत एक स्पेशल इंसान है, मैं उनसे मिलाना चाहता हूँ, और आप स्टूडियो आइए। मुझे लगा कि ऐसे ही मजाक, उसने कहा नहीं सच बोल रहा हूँ। तो मैं गया, वहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा सर थे, और मेरी पहली मुलाकात थी वहीं पे। तो उन्होंने कहा कि ये, मैं तब तक, और उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और मेरे जहन में बात नहीं आई कि ये वही हैं जिन्होंने कबीर सिंह बनाई थी। तो मैं इसी तरह बात कर रहा था, तो मैंने कहा कि अच्छा क्या फिल्म है, कैसे है? तो उन्होंने बताया। मैंने कहा एक्टर कौन है? तो उन्होंने कहा कि रणबीर कपूर। तो मैंने कहा साइन कर लिया आपने? तो उन्होंने कहा हमने शूट भी कर लिया है काफी दिनों तक। और तो मैंने कहा अच्छा। और तब मैंने थोड़ा सा सीरियसली, मतलब तब तक मुझे, तो मैंने विशाल से पूछा ये वही है क्या कबीर सिंह? बोला हाँ भैया वही है। तो तब इस तरीके से हुई, विशाल ने वहीं पे धुन बनाई। अगेन संदीप सर ने मुझे बहुत ही एक प्रिसाइज ब्रीफ दिया था, वो भी जानते थे कि उनको क्या चाहिए। और मैंने कहा उनको कि मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, वक्त लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। पहला डायरेक्टर था जिन्होंने कहा कि आप वक्त लीजिए, कोई बात नहीं है, हम इंतजार करेंगे। तो 4-5 दिन के बाद मैंने, 3-4 दिन के बाद शायद, तो मैंने कहा कि कुछ आया है, एक बार आके सुनते हैं। तो पहली ही 2-3 लाइन में उन्होंने कहा कि मुझे आगे नहीं सुनना है, बस हो गया मेरा गाना। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा है मिल के लगा, तुमने छुआ जख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। इतना सुना, उन्होंने कहा कि मुझे अब नहीं सुनना है, और बहुत खुश थे वो। और फिर धीरे धीरे करके मतलब आगे की धुन बनी थी, फिर आगे लिखा, फिर उसी के साथ एक पार्ट था, मतलब धुन तो एक ही जैसी थी। मुझे लगा कि अगर ये तो रणविजय का की तरफ से है, अगर जोया की तरफ से मैं लिखूं तो क्या लिखूं, इसका कोई ब्रीफ नहीं था मेरे पास, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। और वो गाना मैंने, वो भी पार्ट जो अंतरा है मैंने सुनाया उनको। तो विशाल ने कहा अभी कि भैया बहुत लंबा हो जाएगा गाना, बहुत सुंदर है मगर बहुत लंबा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि यार ये टाइम ड्यूरेशन की बात तो मेरी फिल्मों में कोई बेमानी है, मतलब मैं तो खुद इतनी लंबी फिल्में बनाता हूँ, पर ये बहुत सुंदर है तो उसको रखते हैं। और फिर वो गाना मरहम की तरह
से आया। फ़िल्म में वो एक ही साथ है, पहले भी मैं में, और अलग रिलीज़ जो हुआ है वो मरहम की तरह है। इस घटना के कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि अ, मिलते हैं एक बार। तो मुझे लगा कि शायद इसी गाने पे कुछ और काम होगा, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक सीटी की आवाज़ है, जो ये है, और ये इस पे क्या कर सकते हैं हम? ये थीम है मेरी फ़िल्म का। फादर सन का जब भी वो होता है तो ये आता है, तो इस पे क्या सोच सकते हैं क्या? और वो पूरी लूप पे वो सीटी की आवाज़ ही थी। मैंने कहा ठीक है। और वो बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, बहुत क्योंकि फादर सन है, उसमें नाराज़गी भी है, प्यार भी है, उम्मीद भी है, नाउम्मीदी भी है, बहुत बरसों की बहुत सारी अनकही चीज़ें हैं। कहना भी है, कितना कहना है, नहीं कहना, वो सारी चीज़ें। तो मैंने उस पे 1-2 लाइन ही बस मैंने लिख के मैंने कहा ऐसा कुछ मेरे ज़हन में आ रहा है कि पापा मेरी जान हरदम रखना अब हाथ ये सर पर तुम। अंबर पे मेरे एक ही तारा, वो एक तारा हो तुम। ना कोई खुदा मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो तुम। तो और पापा मेरी जान, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छा है। फिर आगे के जो वर्सेस हैं, जो अंतरे हैं, वो हमने धीरे-धीरे तय किया। उनको वो शूट पे चले गए थे, फिर मैं इधर लिख रहा था, मुझे कुछ आता था ज़हन में तो मैं उनको भेजता था, फिर हम लोग साथ में बैठ के ये करते थे। और अभी तो अ, टी सीरीज़ की फ़िल्मों में आप देखेंगे तो वो शुरुआत में लोगों के साथ हाँ, वो आने लगा है, जी, तो जी। ये है। तो ये बताइए बहुत कि प्यारा अगर लगा। जी। जी, जी, जी। ये मतलब आपके जो गाने हैं, जो अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि प्लेलिस्ट से निकलते नहीं हैं, ठीक है ना? अब थोड़ा-सा और पीछे चलते हैं, तो करीब-करीब सिंगल पे आते हैं। जैसे इरफान के लिए आपने गाने लिखे, तो किस तरह का एक्सपीरियंस था? वो एक ऐसे एक्टर थे जो अपनी आँखों से, अपने चेहरे से पूरी कहानी कह देते थे। तो किस तरह से उनके लिए गाना लिखा? कोई उनके साथ कोई मुलाकात, कोई याद आपकी? बिल्कुल मेरी उम, काफ़ी मुलाकातें हुई उनके साथ। जी, अ, ब मतलब पूरी दुनिया ही जानती है कितने कमाल के एक्टर जी, थे वो, और मुझे पर्सनली उनको थोड़ा बहुत जानने का मौका मिला। वो उतने ही अच्छे रीडर, उतने ही अ, मतलब कविताओं के और साहित्य के प्रशंसक, पढ़ने वाले, समझने वाले, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही कमाल का अनुभव था उनके साथ। तो ये गाना मैं जाने दे जो गाना है वो, दरअसल हम एक और फ़िल्म पे इरफ़ान साहब के साथ काम कर रहे थे तभी। अ वो उस फ़िल्म के को प्रोड्यूस भी करना चाह रहे थे। तो हम उस फ़िल्म के लिए इरफ़ान साहब से मिले थे, और फिर उन्होंने कहा कि राज सुतपा और तनुजा ये लोग फ़िल्म बना रहे हैं। सुतपा प्रोड्यूस कर रही हैं, शैलजा हैं, और तनुजा डायरेक्ट कर रही हैं, और मैं कर रहा हूँ। एक गाना है, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग करें वो गाना। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने सुनी स्क्रिप्ट, और जितना जो सिचुएशन था, और हमने कुछ लिखा उस पे। तो उनका किरदार योगी नाम था उसका। वो जी, एक सेल्फ पब्लिश्ड पोएट जी, था उसमें। तो मैं जब लिख के गया तो अ, मैं थोड़ा कठिन, अब मैं रेट्रोस्पेक्ट में देखता हूँ तो लग रहा है कठिन थोड़ा-सा था वो। अ, जी, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लिखा है। सबको पसंद था। वो जो पहली बार लिखा था सबको पसंद था। पर उन्होंने कहा, मुझे बुलाया अलग से, उन्होंने कहा कि राज, मैं ना, ये जो योगी का किरदार है ना, ये सेल्फ पब्लिश्ड पोएट है। जी, ये सोचता है बहुत अच्छा, नीयत बहुत अच्छी है, पर अ, हाथ में और दिल में एक फासला है। जी, जो सोचता है वो लिख नहीं पाता उस तरीके से, उतना अच्छा पोएट नहीं है ये।
मैं जिस तरीके से सोच रहा हूँ, उसको परसीव कर रहा हूँ, बुरा आदमी नहीं है, हल्का नहीं है, सस्ता नहीं है, छिछला नहीं है, शैलो नहीं है ये। बट शायद जो संजीदगी अभी है, वो शायद उतना नहीं चाहिए हमें। जो आपने लिखा है वो नहीं चाहिए। तो उसको मैं किरदार की तरह कह रहा हूँ, मैं एक एक्टर की तरह बोल रहा हूँ। बाकी तनुजा और बाकी लोग वो कह, बट मैं मुझे लगता है कि शायद मेरी वोकेबलरी में इससे थोड़े से हल्के शब्द हैं। जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि कोई इस तरीके से इन्वॉल्व होके अपनी बात सामने से कह रही। यही तो एक कोलैबोरेशन है, यही तो साथ मिलके करने का एक मजा है। और तो मुझे कभी कभी रूमी के कुछ कोट्स भेजते थे, और कभी कभी मुझे कुछ जापानीज हाइकू भेजते थे। अब ये दोनों जो है बिल्कुल अलग दुनिया है। हाइकू में इमेज, वो 17 सिलेबल में आपको इमेज वो करना होता है, एक मोस्टली एक इमेज बनाते क्रिएट करते हैं। दूसरी तरफ रूमी एक सूफी परंपरा के कवि हैं, और वहां पे बहुत ही सब कुछ बहुत ही गंभीर, बहुत ही डीप है। तो मैं वो ये भेज देते थे ऐसे और कहते थे कि ऐसे ही वो मैं भेज रहा हूं तुम्हें। तो बहुत खूबसूरत अनुभव रहा उनके साथ, बहुत ही जी। मजेदार। जी। मतलब मेरा, मैं कहूँगा कि मैं एक वो है कि मैं उनको थोड़ा करीब से जान पाया। मतलब हालाँकि उनका इतना, उनके व्यक्तित्व का इतना विस्तार है, उसमें इतना घनत्व है कि मैं क्लेम नहीं कर सकता हूँ कि मैं उनको बहुत अ, गहराई में जानता हूँ, पर जितना जान पाया मैं, बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। अभी आपने एक शतक लगाया है आपने अभी, है ना? जी। तो उसके बारे में बताया कि कितनी मेहनत लगी शतक को मारने में। टेस्ट क्रिकेट जैसा ही रहा। पहला तो आपने मतलब, गीतों का शतक लगाया है आपने। जी, गीतों का शतक, 100 जी। गाने पूरे हुए ये। आप जैसा कोई और सैयारा एक ही साथ, ऑलमोस्ट एक ही वक्त पे दोनों फिल्में आगे पीछे हफ्ते। तो जी। इसके साथ हमारे 100 गाने पूरे हुए जो कि रिलीज हुए हैं। ऐसे तो मतलब कितने, मतलब सैकड़ों गाने और होंगे जो कि अभी अनरिलीज हैं, जो कि आएंगे, या जो कि बना लगा कि हाँ ये वो फिल्म रुक गई या आगे बढ़ गई या कुछ हुआ। बट 100 गाने अभी रिलीज हुए हैं। और मैं मतलब ये जर्नी शुरू हुई थी आनंद एल राय जी के साथ। मैं तो उनका असिस्टेंट था, ईडी की तरह काम कर रहा था। उन्होंने ही कहा कि तुम लिख सकते हो, गाने लिख सकते हो, मुझे लगता है ऐसा। तो उन्होंने डमी लिरिक्स कहा लिखने के लिए तनु इट्स मनु में। जी। वहां से शुरुआत हुई। और थोड़ा लंबा वक्त लगा मुझे 100 गाने लिखने में, पर कोई शिकायत नहीं है मुझे कि इतना लंबा। मुझे लगा कि मुझे वक्त दिया दर्शकों ने, मेरे डायरेक्टर्स ने, कि तुम लो थोड़ा आराम से लिखो। और तो अच्छा लग रहा है बहुत। तनु बैट्स मनु के आपने जो गीत लिखे उस दौर का कोई, उस समय का कोई किस्सा जो कंगना के साथ हो, आनंद एल राय के साथ हो, आप उस समय मेहनत कर रहे थे और ऐसा नहीं था कि एकदम गीत लिख दिया और ओके हो गया, क्योंकि पहला मौका था आपका। तो कोई ऐसा कोई यादगार वाकया कोई ऐसा? तनु इट्स मनु में इनफैक्ट मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, मतलब उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर ही था। जी। वो तो कुछ म्यूजिक डायरेक्टर्स आते, और आनंद जी ने कहा कि यार मुझे ना सबको पूरा का पूरा ब्रीफ करना पड़ता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ लिख दो तो मैं वो दे दूं, और वो बाकी तो अपना काम करते रहो जो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम है। तो ये उसको बोलते हैं डमी लिरिक्स। तब तक जी। काम चलाओ, एक प्लेस होल्डर की तरह उसको में करने के लिए। तो मैंने वो किया। बट जो पहला गाना उनको सुनाया वही उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ये तो रखना पड़ेगा फिल्म में, ये तो बहुत अच्छा गाना है। कौन सा गाना था वो?
अब मैंने 2 गाना एक साथ ही लिखा था, एक ही दिन। अगर उस वक़्त मैं दोनों हाथों से लिख रहा होता तो मैं दोनों हाथों से लिखता। जी एक गाना था ए रंगरेज़ मेरे, जी वडाली ब्रदर्स का गाया हुआ, कृष्णा का म्यूज़िक है। दूसरा गाना अ, मन्नू भैया का करी है। ओके जी तो ये दोनों गाने एक ही दिन, एक ही वक़्त पे लिखा था। तो ये मैंने फिर आनंद जी को जब सुनाया तो उन्होंने कहा कि ये दोनों गाने रहेंगे फ़िल्म में। तो मैं अब लिरिसिस्ट बन गया था। उसके तो बहुत सारे किस्से हैं, मतलब जब वडाली जी को हम रिकॉर्ड करने के लिए, तो मेरी ज़िद थी कि मुझे बहुत पसंद है वडाली ब्रदर्स, तो जी मुझे लग रहा था कि मैं उनके साथ एक गाना होना चाहिए। तो हुआ हमने तो जब हमने उनको अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि बेटे लफ़ज़ भेज दे। अब इस उम्र में बम्बई वाले हमसे क्या गवा ले, जी तो हमारी पूरी उम्र की जो इबादत है उसमें कहीं वो ना हो जाए। तो जी हमने उनको भेजे जी शब्द, गाना भेजा। तो उन्होंने कहा लफ़ज़ ठीक है, गा देंगे। 1 महीने बाद का डेट दिया उन्होंने। जी हम उनको लाए, ये सारा कुछ हुआ। अ, फिर जब स्टूडियो पहुँचे तो दिक्कत की बात ये थी कि अ, वो दोनों भाई हमेशा साथ गाते थे। बचपन से ही साथ गाया उन्होंने। और स्टूडियो में क्या होता है कि आप अकेले आपको रिकॉर्ड करना होता है। अब बहुत मुश्किल, वो मतलब वो वहाँ पे अकेले थे पर उनकी आँखें दूसरे भाई की तरफ थी। फिर हमने वो सेटअप अलग किया, हटाया, एक तख़्त बिछाया, उसपे दोनों चादर-वादर सब कुछ डाल के फिर दोनों भाई बैठे और फिर उन्होंने, मुझे लगता है 12 घंटे उन्होंने गाया ये गाना, जी 12 घंटे। और अगले दिन जब हम उनसे मिलने गए, जब वो जाने वाले थे उससे पहले, तो उन्होंने कहा कि अ, "हो गया? गाना पूरा हो गया ना?" कहा, "हाँ।" तो अच्छा हम लोग कब सुन सकते हैं? तो कृष्णा जो म्यूज़िक डायरेक्टर थे उन्होंने कहा कि बाबा जी सुन सकते हैं, अभी। जी बोला अच्छा अभी? तो कहाँ है? तो वो पेन ड्राइव तब नया-नया आया था। ये 2010 की बात है। तो पेन ड्राइव उसने लैपटॉप में लगाया और प्ले किया। तो वो दोनों भाई, पूरन जी और प्यारे लाल जी, वो इस बात पे आश्चर्यचकित थे कि इतनी छोटी चीज़ में हमने जो 12 घंटा आया वो सब आ गया है। तो वो सुन ही नहीं रहे थे गाना, वो सिर्फ़ ये कह रहे थे हाँ, ये लाइन भी आ गई। अच्छा यहाँ तक पहुँच गए हैं। जब गाना साढ़े 6 मिनट बाद खत्म हुआ तो उनको लगा कि यार ये क्या दुनिया, मतलब वो लोग बिल्कुल एक बच्चे की तरह खुश हो रहे थे। जी तो बहुत सारे किस्से हैं तनुवीर मनु के। तो अ, एक गाना था हमारा कितने दफ़े दिल ने कहा, जी यूं ही नाम से। अब उस उसका अब मतलब वो गाना ऐसा था, मुझे डेडलाइन दिया गया था कि अभी खत्म करना है पर मैं कर नहीं पा रहा था। तो मैंने अपना फ़ोन बंद कर लिया और मैं चला गया था मरीन ड्राइव, ऐसे ही जी बैठने के लिए कि मुझे पता था ये लोग घर का पता जानते हैं। अगर बंद करके भी रखूँगा तो ये लोग आ जाएँगे, कि गाना जाना है, अभी जाना है। तो मैंने रात में 10 बजे 11 बजे के लगभग फ़ोन ऑन किया कि माँ-पिताजी से बात कर लूँ। और संयोग से उसी वक़्त अचानक से फ़ोन आने लगे, तो मैंने कहा कि यार क्या तुम्हें क्या लग रहा है, मज़ाक है गाना गाना लिखना? जबकि अभी तक 2 ही गाना लिखा है मैंने इससे पहले, फिर भी स्वैग आ गया था पूरा स्वैग आ गया था कि तुम्हें क्या लग रहा है, मज़ाक है? कैसे लिख दूँ? ऐवें लिख दूँ, यूँ ही लिख दूँ? उसने जी कहा ऐवें लिख या यूँ ही लिख, पर लिख गाना भाई, मुझे देना है। मैंने कहा यार, तो बोला कि तुमने कुछ सोचा है? मैंने कहा नहीं, बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ है दिल में, पर यूँ ही तो नहीं लिख सकता ना। उसने कहा यूँ ही लिख दे, अभी के लिए, बाद में ठीक करते रहेंगे। फिर मेरे मन में ख़्याल आया कि ये इस किरदार की हालत भी तो ऐसी ही है कि बहुत कुछ कहना चाह रहा है और कुछ कह नहीं पा रहा है। तो ऐसे करते हैं कि कह देते हैं कि यूँ ही जो मन में आ रहा है अभी वो कर देते जी हैं वो।
इस तरीके से, और इस तरीके से लगा कि अच्छा ये एव है, यूं ही इस तरीके से हो सकता है ये गाना। जी। तो आपके करियर का अब तक का सबसे मुश्किल गाना कौन-सा रहा है, जिसको लिखने में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत आई? नरेंद्र जी, हर गाना जब शुरू होता है जी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। हर गाने में शुरू करने में मुझे बहुत डर लगता है। जी, मैं अ, मैं जो गाँव में मेरे कुल देवता हैं, मैं उनको याद करता हूँ। मैं कहता हूँ, महाराज पार लगा दो इस बार। और मुझे हर गाने में लगता है कि मैं क्या लेके आ सकता हूँ, मैं क्या नई बात कह सकता हूँ। और 2 कोष्ठक है मेरे पास, वो किरदार ही होने चाहिए, जी, और एक तरफ ऑडियंस है, एक तरफ किरदार है, उसके बीच में मैं कितने नए तरीके से अपनी बात कह सकता हूँ। जी, अ, क्योंकि किसी दूसरे से जो चोरी होती है वो तो अलग है। जब आप अपने खुद का कुछ चुरा लेते हैं, तो वो आपको पता होता है, और वो बात ना कहीं टीसती है आपको अंदर से। तो मैं उससे बचता हूँ, कोशिश करता हूँ। हर गाना जब शुरुआत में बिल्कुल मैथ्स की तरह लगता है, एक वो मैथ्स जिसको कि मैंने 12th के बाद प्रणाम कर लिया था कि महाराज जाओ अब मेरी ज़िंदगी से। मुझे नहीं पता था कि गाना वापस से गणित ही है एक तरीके से। सिलेबल कितना, मीटर कितना, ये चीज़ें। जी, पर कुछ गाने हैं जिन्होंने कि बहुत दुःख दिया पहले, और बाद में बहुत सुख दिया। एक गाना है हमारा तनु इट्स मनु रिटर्न्स का, उसका नाम है ओ साथी मेरे। जी, सोनू जी की आवाज में है। जी, उस गाने ने बहुत परेशान किया था, पर अभी जब वो गाना सुनता हूँ कभी, तो लगता है कि ठीक है, मतलब जरूरी था कि इतनी मेहनत करें हम। फिर तुम्बाड का जो टाइटल ट्रैक है, अरे आओ न तुम्बाड जोगना है, वो वाला, जी, उस गाने ने भी शुरुआत में बहुत परेशान किया था, बट हो गया किसी तरीके से। हिचकी फिल्म का एक गाना था, मैडम जी गो इजी। ओके, हाँ, मैडम। जी, मैडम जी गो इजी, वो भी, उसमें भी काफी मतलब दिक्कत हो रही थी। पर अब ये बात समझ में आती है कि दरअसल हम वो दुख चाहते हैं। जी, हम चाहते हैं वो पीड़ा हो, वो जो अ, सृजन की पीड़ा जो है ना, जी, वो उसकी आदत आपको लगती है, आप चाहते हैं कि वो हो, क्योंकि जो चीजें बहुत ऐसे ही आ जाता है, आप उसका मोल नहीं समझते हैं उस तरीके से। तो अब जिस काम में हूँ मैं, वो दुख भी एक तरीके से बाद में वो सुख ही होता है। जितना कठिन गणित का, अंक गणित के जब सवाल हम बनाते थे, ज्यामिति के जब सवाल बनाते थे हम, तो जितना कठिन होता था ना, हल कर लेने पे उतनी खुशी मिलती थी। जी। तो ये है। तो अगर अभी हम जैसे आपको स्वैग आ गया था 2 गाने लिखने के बाद और आपकी आगे बढ़ने लगे आप, तो वो तो पहली फ़िल्म आनंद जी के साथ हो गई। उसके बाद अगली फ़िल्म कैसे मिली? कितना मुश्किल था फिर उस काम को आगे बढ़ा पाना आपके लिए? अगली फिल्में बहुत मुश्किल, मतलब मैं तन्विट्स मनु में एल्बम, फिल्म काफी हिट रही, एल्बम काफी अच्छा चला, मतलब अ, हर जगह अखबारों में, और ट्विटर उस समय नया नया, मतलब पता चला था लोगों को, तो ट्विटर पे हर जगह, मतलब तमाम नामचीन पत्रिका, फिल्मी पत्रिका और ये अखबार, सब में इंटरव्यू और बातचीत और तारीफें, और ट्विटर पे लोगों के, तो खुश बहुत था। कोई उम्मीद ही नहीं थी, मतलब मैं तो तब भी एडी के ही तरह काम कर रहा था। बहुत खुशी हुई थी कि अरे वाह, क्या बात है। आ,
बहुत मजे की बात यह है कि मैंने सबने कहा कि अवार्ड तो तुम्हारा पक्का है, मैंने ना वजन कम करना शुरू कर दिया कि सूट पहनूंगा जाऊंगा। पर नॉमिनेशन भी नहीं हुआ, मिला मुझे। और मैं आज के दिन देखो ना रंजीत, मैं इस बात को लेके बहुत कहीं कोई दिल में मलाल नहीं है। मुझे लगता है कि शायद वो उस कहानी को इसी तरफ से जाना था। जी। उस उन सारी चीजों ने मुझे बहुत ग्राउंडेड रखा। उसके बाद अ, तारीफें बहुत हैं, पर काम नहीं था मेरे पास कुछ। लगभग 3 साल तक, मतलब 1 साल तक तो कुछ भी नहीं था। एक आध फिल्में जो मिली वो रुक गई, कहीं प्रोड्यूसर चला गया, भाग गया, कुछ हुआ इस तरीके से। तो अब बॉम्बे में सरवाइव करने के लिए तो कुछ चाहिए, तो मैंने उन दिनों में फिर टेलीविजन लिखना शुरू किया। मैंने खूब लिखा, टेलीविजन की डायलॉग लिखता था। जी। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टेलीविजन का कि मतलब टेलीविजन के कारण मैं मुंबई में सरवाइव कर पाया, रह पाया। और उन 3 सालों में ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि कुछ भी ग्रांटेड मत लो। तन्वेर्स मनु जैसी एक सफल फिल्म और सफल एल्बम आने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि कठिन दिन आए। जी। तो ये फिल्मों से ज्यादा जीवन के लिए एक तरीके की सीख थी मेरे लिए। आ, और जो कठिन दिन होते हैं वो सबसे अच्छे गुरु होते हैं। ये मैंने उन दिनों में वो किया। और उसके बाद फिर तन्वेर्स मनु रिटर्न्स आई। जी। तन्वेर्स मनु रिटर्न्स के भी गाने खूब चले, फिल्म भी खूब चली। और उसके बाद धीरे धीरे करके फिर ये अपना करीब करीब सिंगल, उरी, जी। वीरे दी वेडिंग, हाँ। तुम्बाड और हिचकी और ये सब कुछ 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 फिर करते रहे। सांड की आंख और सही। ऐसे ही कई सारी चीजें आती रही। और म, मैंने शुरुआत से एक चीज ये था कि उम, उन उन 3 सालों ने ना मुझे शुक्रगुजार होना सिखाया जी। कि जो आ रहा है, जो काम तुम्हारे पास आ रहा है, उसमें से सही काम चुनना एक, और दूसरा कि अ, उसको पूरी शिद्दत के साथ करना। मतलब छोटी फिल्म बड़ी फिल्म कुछ नहीं होती। आप सोचिए ना, ओटीटी पे आने वाली एक सीरीज, उससे पहले ओटीटी पे म्यूजिकल कुछ ऐसा होता नहीं था, पर मिसमैच के तीनों सीजन में के तीनों गाने, ऐसे क्यों का गजल वर्जन जो रेखा जी ने गाया, और फिर अभी इश्क है, इन तीनों ने जितना प्यार मुझे दिया है लोगों का, मैं कभी लौटा नहीं सकता उसको। तो उन दिनों की सीख है ये, जब आपको लगता है कि हर काम उतना ही इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक चीज मैं शुरुआत से रहा हूं, मुझे ना कहने में 1 मिनट की देरी नहीं लगती। अगर मुझे नहीं समझ में आती है कोई चीज, वो कितन कोई भी बड़ा प्रोडक्शन हाउस हो या कितने भी बड़े एक्टर की फिल्म हो, मुझे अगर लगता है कि मैं इसमें सही कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा या मेरे लिए वो स्पेस नहीं है कि मैं अपनी बात कह सकूं, तो मैं बहुत विनम्रता से मना कर देता हूँ। मैं कह मतलब मुझे लगता है कि शायद मैं फिट नहीं हूँ उस चीज के लिए। तो जी। बट बहुत ही, ये 100 गानों का जो सफर रहा, बहुत ही वो कहते हैं कि वैली और माउंटेन दोनों का सफर रहा। और सीखने को तो बहुत मिला। मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि मैं एक बेहतर, एक वाइजर इंसान के तरह इस सफर में अपने को आपको पाया। आपका कौन आदर्श रहा, कौन ऐसा इंसान था जिसको आपने से काफी कुछ सीखा, बेशक उससे मिले ना हो लेकिन उससे सीखा काफी कुछ रील्स के। अ, मैं चाहता हूँ मेरी माँ में जो सब्र है वो सब्र मुझ में आए। जी। अ, अ,
कई बार जब मैं परेशान होता था बॉम्बे में, जब बहुत उदासी के दिन थे, जब वो दोपहरें जो कि काटी नहीं जाती हैं, जो कि लगता है कि अब क्या होगा, उसमें मैंने हमेशा अपने माँ को बहुत याद किया कि मतलब मेरे जगह पे अगर माँ होती अभी तो वो किस तरीके से रिएक्ट करती। तो मैं चाहता हूँ कि उनका सब्र जो है वो मुझे मिले, और बहुत वो ना, वो स्थित स्थित प्रज्ञ बोलते हैं ना, कि ना बहुत खुशी में बहुत खुश हो जाना, ना दुख में बहुत दुख, माँ वैसी हैं। तो मैं वो चाहता हूँ। और पिताजी हमेशा मतलब एक संबल की तरह रहे, मतलब कि लड़ो, कोई बात नहीं, हम हैं तुम्हारे साथ हैं। हमने उन्होंने कभी नहीं पूछा कि किस तरीके। तो ये दो लोग, और सॉरी मैं थोड़ा सा मतलब अपने परिवार की तरफ वो जा रहा हूँ, पर ये नहीं बहुत नहीं, इम्पोर्टेंट। इन बहुत इन जरूरी। गानों के पीछे एक और आदमी जो कि मेरा छोटा भाई है, वो जी बहुत मतलब उसने बड़े भाई की भूमिका घर पे निभाई, ताकि मैं इधर ये सब करता रहूं। जी इसके ये पर्सनल जिंदगी में इन लोगों से बहुत कुछ मिला, हमेशा मिलता रहा, मिल रहा है। जी परिवार के सभी लोग बहुत प्रेम, वहां पे ऐसा जाके, हमेशा गांव जाके ऐसा लगता है कि ठीक है, जब कुछ नहीं भी होगा तो भी कोई बात नहीं, ये बाहें खुली हुई है, इन बाहों में मेरी जगह है, इनके दिलों में मेरी जगह है। एक दूसरा, जो ऑडियंस है, जो श्रोता है, मतलब मैं नरेंद्र जी बता नहीं सकता वो कितना हक समझते हैं मुझ पे अपना। जी वो इनबॉक्स में आके मुझे ठीक भी करते हैं, मुझे मुझसे नाराज भी होते हैं, शिकायत करते हैं, प्यार देते हैं। मतलब इतना लाड़, मतलब मुझे लगता है कि जैसे मेरे ही भाई बहन हो, दोस्त हो, इस यही लगता है इनके साथ। जिस हक से वो कुछ आता है, और जिस हक से वो मुझे डांटते हैं, कहते हैं कि आपको आप और क्यों नहीं हो सोशल मीडिया पे, आपको जी और आना चाहिए, या कुछ भी जो भी इस तरीके, या भैया ये गाना, इस गाने में इतना मजा नहीं आया, ये भी कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक हक है, एक प्यार है उनका, इसीलिए वो कहते हैं। जी जिन कुछ लोगों को हमेशा अपने राइट टेबल पे, आ, जिनकी तस्वीर ऐसे सामने नहीं है पर मन में जिनकी तस्वीर है, वो है शैलेंद्र जी, गीतकार शैलेंद्र। हमेशा वो कहीं ना कहीं साथ होते हैं, गुलजार साहब हमेशा साथ होते हैं। वो मतलब मुझे लगता है कि अ, जब बहुत उम्मीद डगमगाने लगती है लिखते हुए, जी जब शब्दों को बरतने में मुश्किल लगता है कि कैसे करूं मैं, तो उस वक्त शैलेंद्र की याद आती है, उस वक्त गुलजार साहब की याद आती है, साहिर की याद आती है, मेरे सबसे प्रिय गीतकारों में से एक मजरूह की याद आती है कि कि आम लोगों की जबान में कैसे बात करें। गुलजार साहब की निडरता कि भेजे कि सुनेगा तो करेगा, मरेगा कल्लू मामा, ये निडरता चाहिए मुझे। और अपने कई सारे कंटेम्प्रेरीज जिनसे कि बहुत सीखने को मिलता है, जिनके काम को देख के मुझे खुशी होती है, और साथ में मुझे ये भी लगता है कि यार अ, इन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किया है, मुझे वैसा कुछ करना है जिसमें कि इरशाद कामिल, अमिताभ भट्टाचार्य, वरुण ग्रोवर, कौसर मुनीर, स्वानंद किरकिरे, ये और भी बहुत सारे नाम हैं। मतलब ये सारे नाम वो हैं, अन्विता दत्त, ये वो नाम है जिनके साथ मतलब बहुत अच्छे रिश्ते भी हैं। और मैं चाहता हूँ कि वाह क्या काम है, तो खुशी होती है बहुत। और मन में एक वो भी आता है कि मैं अगर यही सिचुएशन होता तो मैं क्या करता, इस तरीके से। जी। तो अभी आप किसके लिए और गाना लिखना चाहते हैं? कोई ऐसा एक्टर, कोई सुपरस्टार जो आपकी चाहत की लिस्ट में ऊपर हो?
अ, अभी एक मलयालम फ़िल्म है जिसमें मोहनलाल जी के लिए मैंने लिखा है। जी, हृदय पूर्वम नाम है। वो जी, इस बार ओणम रिलीज़ है। जी, अभी सत्यनांदी टीज़र भी रिलीज़ हुआ है उसका। जी, 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 टीज़र रिलीज़ हुआ है अभी। और वो वेटरन मतलब मलयालम फ़िल्मों के महान निर्देशक हैं सत्यन अंतिकाड़ जी, उनके लिए उनके साथ लिखा है। हिंदी गाना है, एक मलयालम फ़िल्म में हिंदी गाना है। ओके, जी, तो वो पिछले साल फ़हद फ़ासिल के साथ एक किया था, वो भी मलयालम फ़िल्म में हिंदी गाना था। कौन-सी फ़िल्म थी वो? उसका नाम बहुत लंबा है, ओके, पाचुपुम अद्भुतम लंबा नाम है, मुझे सही से मैं वो नहीं उसका मतलब है पाचू एंड द मैजिक लालटेन। तो ओके, ठीक है। जी, ये है और बचपन से चाहता था कि मतलब तब सोचा भी नहीं था कि फ़िल्म में कभी आऊँगा। तो शाहरुख सर बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत जी, पसंद है जी, और इरफ़ान साहब के साथ मन था। इरफ़ान साहब के साथ वो संजय लीला भंसाली जी के साथ मन है कभी काम करूं जी। जो एक जो बहुत नाजुक चीजें वो म्यूजिक से करते हैं मेरा मन है कभी उनके साथ अ, काम जी, करने का जी। तो अब तनु वेड्स मनु रिटर्न्स 3 जब तनु वेड्स मनु आएगी 3 तो उसमें भी आपका रहेगा? थ्री पे आने अभी है आपके? मतलब मैं चाहता हूँ कि जल्दी आ जाए हुँ, थ्री पे काम शुरू हो पर मुझे अभी तक पता नहीं है कि थ्री का क्या हो रहा है जी, हालांकि सभी मित्र हैं हिमांशु शर्मा जो कि राइटर हैं उसके वो तो मेरे कॉलेज के दिनों के मित्र हैं और आनंद जी से भी लगातार अ, हो रहा है बट मुझे ऑनेस्टली नहीं पता है अभी कि तन्वेष मनु 3 का क्या हो रहा है पर मैं चाहता हूँ उम्मीद है कि जल्दी आए और आएगा तो बिल्कुल कोशिश रहेगी कि वहां से शुरुआत हुई थी तो कोशिश रहेगी कि मैं करूँ अगर 3 स्वैग भी दिखा देंगे ना उनको आप दोबारा से क्यों? वो धीरे-धीरे क्या है कि ना जैसे-जैसे आप काम करते हैं, जैसे-जैसे समझते हैं, एक बालों में सफेदी आती है, यहाँ भी। तो जी, फिर ना आप अलग चीज़ों में स्वाद खोजने लगते हैं। आपको लगने लगता है कि अ, दरअसल मोहब्बत का ना कुछ उस प्यार का कोई वो नहीं है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जी, ये ये सब कुछ वो मतलब एक तरफ और जो लोगों से जो प्यार या साथ में काम करने वालों से जो प्यार मिलता है ना वो उसके बदले में कुछ भी नहीं बदलना चाहता जी। तो जी राज शेखर जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका ढेर सारा शुक्रिया और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के ढेर सारी शुभकामनाएँ। थैंक्स। थैंक यू नरेंद्र जी और आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत अभिवादन मेरा और हमारे गाने सुनिए और सुनते रहिए